बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन इसका किस तरह से आता है, इसी तरह से यूजुअली आता है। पार्ट ए है हमारे पास, नहीं ये पार्ट बी है, नहीं ये भी वो है, सॉरी बी पार्ट नहीं, ए पार्ट ही है। राइट अबाउट द कुरान एंड सुन्ना एंड हाउ दे आर यूज्ड विद इजमा इन इस्लामिक लॉ। अब इन्होंने यहाँ पर क्या किया, कयास को क्या कर दिया, एलिमिनेट। कयास को एलिमिनेट कर दिया, कयास है ही नहीं। देखो ना क्वेश्चन क्या है, राइट अबाउट द कुरान एंड सुन्ना एंड हाउ दे आर यूज्ड विद इजमा इन इस्लामिक लॉ। मतलब उनका फोकस किस बात पर है कि कुरान एंड सुन्ना के बारे में लिखिए, और कुरान और सुन्ना इजमा के लिए कैसे यूज होते हैं उसके बारे में लिखिए। मतलब आपको कयास की, आपने सिर्फ नाम कयास का जरूर मेंशन करना है क्योंकि वो भी सेकेंडरी सोर्स है, लेकिन आपने कयास की डिटेल वगैरह, उसकी डेफिनेशन, ये सब चीजें नहीं लिखनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे फॉर्मुलेट करना है, ये क्वेश्चन आया कब है, 2022, रीसेंट क्वेश्चन है, रीसेंट। लेकिन हमारा वेरिएंट नहीं है, ये किसका वेरिएंट है, मलेशियन वेरिएंट है। ये मलेशिया में आया था ये क्वेश्चन, हमारे पास नहीं आया। Candidates may include some of the following information. All other relevant information must be credited. A comprehensive answer will provide an account of each of the three sources. वही वाला पैटर्न जो हमने ऊपर फॉलो किया था बेटा, सेम पैटर्न will be followed. What they are and their role in Islamic law and how they interact with each other. पूरी कहानी हमने वैसे ही लिखनी है जो ऊपर लिखनी है। फिर हमने 4 सोर्सेज की बात करनी है। द 4 सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ आर द कुरान एंड सुन्ना, इजमा एंड कयास। ठीक है, हमने फिर ये भी लिखना है कि प्राइमरी क्यों है, सेकेंडरी क्यों है। फॉर दिस आंसर कैंडिडेट्स हैव टू फोकस ऑन द फर्स्ट 3 ओनली। आपने कयास की, हमने तीनों की डेफिनेशन लिखनी है, लेकिन हमने कयास की डेफिनेशन नहीं लिखनी। हमने तीनों का एंडोर्स भी करना है कुरान से, ठीक है, लेकिन हमने कयास के बारे में कुछ भी नहीं लिखना। द कुरान इज एन अथॉरिटी इन इस्लामिक लॉ। वही पूरी कहानी दोबारा से रिपीट हो रही है। आप ये देखें, मार्किंग स्कीम भी कितनी चला के ऊपर से कॉपी पेस्ट कर देती है ना, वो भी दोबारा नहीं बता रहे। तो आप कुरान सुन्ना की डेफिनेशन लिखेंगे, अलग क्या है वहां से मैं देखती हूँ। वही ज़कात के बारे में बात कर रहे हैं, द सुन्ना इज द प्रॉफिट्स एग्जांपल, ये सब हमने कर लिया। द कुरान गिव्स परमिशन टू फॉलो द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द हदीस आर यूज्ड व्हेन द कुरान इज साइलेंट। ये पूरी ऊपर वाली कहानी है, वही इनहेरिटेंस वाली आ गई। ठीक है, और यहाँ पर लेकिन वो दिख रहे हैं, द हदीस आर इम्पोर्टेंट बिकॉज द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द फाइनल एंड परफेक्ट मैसेंजर टू फॉलो द हदीस ऑफ मुआज इब्न जबल। क्यों यहाँ पर लिखी है, हम तो ये कयास में यूज करते हैं ना, यहाँ पे लिखने का रीजन कोई बता सकता है मुझे? हाँ बेटा, हदीस मुआज बिन जबल किस तरह से रेलेवेंट है इस वाले आंसर में? यहाँ पर तो कयास का उन्होंने एलिमिनेट ही किया हुआ है, नाम ही नहीं लिखा हुआ। बताओ ना यार, क्यों हदीस मुआज बिन जबल कुरान हदीस की बात नहीं कर रही? बताइए बेटा, हदीस मुआज बिन जबल सिर्फ कयास की बात कर रही है, कुरान हदीस की बात नहीं कर रही क्या? कर रही है मिस। कर रही है ना, तो इसलिए हमने हदीस मुआज बिन जबल यहाँ पे लिखा। वहां पर हम इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि हमारे पास कुरान और सुन्ना की और भी एग्जांपल्स हैं, बट कयास की हमारे पास और एग्जांपल्स नहीं है हदीस मुआज बिन जबल के अलावा। अगर कहीं पर क्वेश्चन के अंदर कयास आया हुआ है ना, फिर आप हदीस मुआज बिन जबल को सिर्फ कयास के लिए यूज करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में कयास नहीं आया हुआ तो आप कुरान हदीस और इजमा के लिए भी यूज कर सकते हैं हदीस मुआज बिन जबल को। ठीक है, इज दैट क्लियर बेटा? ये दिमाग में अच्छे से बिठा लेना कि अगर क्वेश्चन में कयास आया हुआ है, देन यू विल गो फॉर द हदीस मुआज बिन जबल टू यूज इट ओनली फॉर द कयास, क्योंकि कुरान और सुन्नत के लिए हमारे पास मल्टीपल एग्जांपल्स और भी हैं, लेकिन कयास के लिए हमारे पास जो बेंचमार्क हदीस है वो हदीस मुआज बिन जबल है। यहाँ पर चूंकि उन्होंने कयास का पूछा हुआ ही नहीं है, तो हमने हदीस मुआज बिन जबल को इन्होंने क्या किया, मार्किंग स्कीम में रिलेट कर दिया कुरान और सुन्ना के साथ। ठीक है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अलग से क्यों डाल दिया, क्योंकि इसमें कयास ही नहीं है। फिर उसके बाद क्या है, दे आर, कहाँ चला गया, दे आर इंटरलिंक्ड एंड आर द टू मेन प्राइमरी सोर्सेज व्हेन नीदर ऑफ द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एन आंसर देन इजमा कैन बी यूज्ड। वही हमने जो पीछे बात की है
फिर इजमा के लिए आपने एंडोर्स करना है इजमा को, जैसे उन्होंने खुद ही लिखा हुआ है, माई कम्युनिटी विल नेवर बी अग्रीड अपॉन एन एरर, सम इश्यूज डेल्ट विद द इजमा एज द टाइम ऑफ द कैलिफ्स। हमने इन्होंने सिर्फ कैलिफ लिखा है, आप प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जरूर लिखिएगा। इजमा में आप प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम का जरूर लिखिएगा, शॉर्ट सी एग्जांपल 2 लाइनों में जरूर लिखिएगा, एक तो अजान और दूसरा मजलिस शूरा, ठीक है। फिर उसके बाद आप लिखेंगे टाइम ऑफ द कैलिफ्स, कंपाइलेशन ऑफ कुरान उन्होंने जगह जगह लिखा हुआ है, आपने उन्होंने उसका भी लिखा हुआ है, सेकंड कॉल ऑफ द प्रेयर, जुमे की अजान हजरत उस्मान के टाइम की, वो भी आप लिख लें। अगर नहीं भी लिखेंगे चलेगा, तरावी प्रेयर लिखेंगे वो भी चलेगा, जो आपका दिल चाहे, कम से कम 2 एग्जांपल्स लिखनी है आपने। एंड मोर रिसेंटली द परमिसिबिलिटी ऑफ आईवीएफ, ये आईवीएफ को बार बार क्यों लिख रहे हैं, ये अभी अभी असल में अलाउ हुआ है, रिसेंटली अलाउ हुआ है, ये 2020 तक ना अलाउ ही नहीं था, 2020 नहीं 2019 तक ये अलाउ ही नहीं था, पहली बार 2019 में ये अलाउ हुआ था आईवीएफ, उससे पहले हराम समझा जाता था इसको मुस्लिम कंट्रीज में, और करते भी नहीं थे। यहाँ पर ये प्रोसेस था भी नहीं, क्योंकि हराम एक चीज तो फिर होगा ही नहीं, जाहिर सी बात है गवर्नमेंट लेवल पर। अब तो बड़े बड़े हॉस्पिटल इसको ऑफर कर रहे हैं और हो रहा है ये, तो इसलिए आईवीएफ की एग्जांपल इन्होंने दी हुई है। आई हैव अनफोल्डेड इट, मैंने आप लोगों को इसकी डिटेल बता दी। स्कॉलर्स मीट एंड डिस्कस न्यू सिचुएशंस एंड डिसाइड ऑन द इशू taking various factors into consideration, mainly that the decision does not go against the Quran and Sunnah। मैंने अभी आपको बताया था कि आईवीएफ बहुत सेंसिटिव मैटर है, अगर आप आईवीएफ की बात लिखेंगे तो ये जरूर लिखिएगा कि इसको कुरान और सुन्ना के अकॉर्डिंग जाकर ही परमिसेबल किया गया है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी निटिग्रिटीज हैं, हर एक बंदे को ये अलाउ नहीं है, मतलब कोई भी जाकर कहे कि मैं जो है वो आईवीएफ का प्रोसेस करवा दूं तो उसको अलाउ नहीं है ये, ठीक है। नेचुरल प्रोसेस की तरफ ही जाना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल ही कोई सोल्यूशन नहीं है, आखिरी अमल के तौर पर आईवीएफ की तरफ जाएंगे। उसके बाद आता है द प्राइमरी सोर्सेज हदीस एंड कुरान रिलेशनशिप एंड लेजिस्लेशन। अब आता है सिर्फ प्राइमरी सोर्सेज का अकेला, ऊपर कुरान एंड हदीस यूज टुगेदर अलग क्वेश्चन था, अब ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्राइमरी सोर्सेज उनका आपस में रिलेशन एज ए लॉ, बेसिकली वही वाला क्वेश्चन है, ये उसी तरह का क्वेश्चन है, कोई खास डिफरेंस नहीं है, बस आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने आंसर को मोल्ड करना आना चाहिए आपको। हदीस एंड कुरान आर द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ, डिस्क्राइब हाउ द टू यूज्ड आर टुगेदर इन लॉ मेकिंग। ऊपर वाला ही क्वेश्चन है या नहीं है बताओ, वही है ना बेटा, बताया करो ना यार। ये सारा पूरा क्वेश्चन वो है जो मैंने आप लोगों को बोर्ड पे करवाया था क्लास में, आईफर में भी और यहाँ ऑनलाइन में भी, कि किस तरह से आपने लिखना है। पहले हमने कुरान की डेफिनेशन लिखनी है, फिर हमने हदीस की डेफिनेशन लिखनी है, फिर ये लिखना है कि इनको प्राइमरी सोर्सेज क्यों कहा जाता है, फिर हमने कुरान को कुरान से एंडोर्स करना है, फिर हदीस को कुरान से एंडोर्स करना है, फिर हदीस को हदीस से एंडोर्स करना है, और फिर उसके बाद हमने एग्जाम्पल्स लिखना शुरू करनी है कि कुरान और हदीस आपस में किस तरह से काम करते हैं। उसके अंदर मल्टीपल हमारे पास एग्जांपल्स हैं, आप कोई भी एग्जांपल देख सकते हैं। क्या दोबारा इसकी मार्किंग स्कीम की तरफ जाने की जरूरत है बेटा? नहीं ना, वही सेम बात हो रही है। फिर आता है इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रॉफिट हदीस एंड बेनिफिट्स ऑफ फॉलोइंग हिज सुन्ना। ये वो वाला क्वेश्चन है जो मैंने आपको दूसरे नंबर पे करवाया था, अगर आप लोगों को याद हो। हमने एक शुरू में एक क्वेश्चन किया था कुरान एंड हदीस टुगेदर, और फिर मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को आप लोगों ने मुझे करके भी भेजा था, बल्कि मैंने इसकी मार्किंग स्कीम भी आप लोगों को भेजी थी, आईफर वालों को भी और ऑनलाइन वालों को भी, कि हाउ हदीस फॉर्मुलेट्स लॉ। याद है? जी मिस। याद है ना? यस ये वही वाला क्वेश्चन है बेसिकली। इसमें यही वो पूछ रहे हैं कि कुरान को तुम साइड पे रखो और ये बताओ कि हदीस जो है वो अगर प्राइमरी सोर्स है, हम हदीस को प्राइमरी सोर्स कह रहे हैं, और प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हदीस को प्राइमरी सोर्स ही कंसीडर किया है, कुरान की इंटरप्रिटेशन तो है ही ये। और हम ये भी तो ऊपर कहकर आए हैं अभी कि जब कुरान कुछ मैटर्स में साइलेंट है तो भी हम हदीस को यूज कर रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि कैसे, हाउ हाउ इट इज बीइंग यूज्ड टू फॉर्मुलेट द लॉ। तो उसके लिए ये क्वेश्चन है 10 मार्क्स के। राइट अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलोइंग द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस एंड फॉलोइंग हिज सुन्नाह फॉर मुस्लिम्स। 2021 का क्वेश्चन है, बिल्कुल रिसेंट आया हुआ है। व्हाई डू मुस्लिम्स नीड टू नो अबाउट द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस एंड व्हाट बेनिफिट्स डू दे होप टू गेट बाय फॉलोइंग हिज सुन्नाह। जाहिर सी बात है, सबसे पहले उस प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नाह को फॉलो करने से हमें क्या होगा, हलाल और हराम का पता चलेगा, वर्शिप्स करनी आएंगी हमें। हमें प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो नहीं करेंगे तो हमें क्या पता नमाज कैसे पढ़नी है, ठीक है। कैंडिडेट्स में include some of the following information, all other relevant information must be credited. It could be said that the prophet's hadith are an important source of
एक्सप्लेनिंग द कुरान एंड एक्सपेंडिंग ऑन द ब्रीफ टीचिंग्स। अब इसके अंदर हमें कुरान की डेफिनेशन नहीं देनी, बस ये याद रखना। हमने स्टार्ट ही कहां से मारना है अपने आंसर का? हाउ वी विल स्टार्ट इट? फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ हदीस, क्योंकि ये किस पे बेस कर रहा है? क्वेश्चन किस पे बेस कर रहा है? हदीस पे बेस कर रहा है। अच्छा एक बात लेकिन याद रखिएगा कि इस तरह का जो क्वेश्चन होता है ना बेटा, वो पेपर 2 में आता है, पेपर 1 में नहीं आएगा। जो क्वेश्चन हदीस पे फोकस कर रहा होगा ना, वो पेपर 2 में आएगा, पेपर 1 में नहीं आएगा। ठीक है, ये भी पेपर 2 में आया हुआ है। ऊपर देखो मार्किंग स्कीम, वो क्वेश्चन देखो, मई जून 2021 पेपर 2 पाकिस्तानी वेरिएंट है ये पेपर 2 का, और मई जून 2013 में आया हुआ है, पेपर 2 में ही आया हुआ है। लिखा हुआ इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें 2211 नहीं होते थे उस वक्त। इसमें इस साल 2013 में पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 है। अगर आप इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे ना, तो आपको पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 मिलेगा। उसका रीजन मैं आपको मल्टीपल टाइम बता चुकी हूँ कि 2 दफा पेपर हुआ था। पेपर 1 एक ही बार हुआ था, पेपर 2 2 बार हुआ था। ठीक है, अब आते हैं हम, फॉर एग्जांपल ये भी हमने कर लिया था, हदीस की डेफिनेशन लिखी, उसके बाद हाउ टू पे ज़कात। अब हमने कुरान की आयतें नहीं लिखनी यहाँ पर, हमने सिर्फ ये लिखना है कि हदीस किस तरह से रूल जो है वो पास कर रही है, या फिर किस तरह से रूल बना रही है हदीस। ठीक है, हमने ज़कात का अगर लिखना है तो हम ज़कात के अंदर कुरान की एग्जांपल नहीं लिखेंगे, कुरान की डेफिनेशन नहीं लिखेंगे। अरे मैं बढ़ाती जा रही हूँ, क्लास खत्म।